हेलो क्लास। हमारा आज का टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। पिछले लेक्चर में हमने माध्यमिक शिक्षा की संरचना और संगठन के बारे में पढ़ा था, उसके उद्देश्यों के बारे में जाना था। आज हम शुरू करेंगे समस्याओं में। सर्वप्रथम समस्या है उद्देश्य का पूर्णता न होना। अपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाई गई थी मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग द्वारा, वो उद्देश्य आज 70 सालों में भी पूरे नहीं हो पाए हैं। जैसा कि आपने देखा था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कुछ उद्देश्य बनाए थे। पहला था प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, दूसरा था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास, और चौथा था नेतृत्व की भावना का विकास। हम अगर व्यापक तौर पर कहें तो आज भी यह उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई है। इसी प्रकार कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा को उत्पादन के साथ जोड़ा जाए, प्रोडक्टिव वर्क दिया जाए, परंतु आज माध्यमिक शिक्षा प्रोडक्टिव नहीं है, वह बस विश्वविद्यालय शिक्षा तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। दूसरी बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं में पाठ्यक्रम का अनुचित होना। पाठ्यक्रम वह चीज़ है, वह कार्य है, वह गतिविधियां हैं जो छात्र पूरे कोर्स की अवधि के दौरान उन्हें करता है। अब पाठ्यक्रम अनुचित कैसे हुआ? पाठ्यक्रम सबसे पहले तो संकीर्ण है। संकीर्ण होना का मतलब है वो विस्तृत आयाम नहीं दिया है। आज से 20 साल पहले जो पाठ्यक्रम चल रहा था, 20 सालों में समाज के बदल जाने पर भी, समाज की आवश्यकताएं बदल जाने पर भी पाठ्यक्रम वही है। तो जो एक सिद्धांत होता है गत्यात्मकता का सिद्धांत, डायनेमिसिटी, वो सिद्धांत लागू नहीं किया जाता। पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, और जैसे जैसे समाज गतिशील होता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। परंतु पाठ्यक्रम को हम रिन्यू नहीं करते हैं, उसको समीक्षा नहीं करते हैं, केवल समीक्षा कमेटियों का गठन करते हैं और आउटडेटेड पाठ्यक्रम को हम पढ़ाते रहते हैं। पाठ्यक्रम में पुस्तकों का ज़्यादा स्थान देना भी, पुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान देना भी इसे अनुचित बना देता है। जब हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की, तो केवल पुस्तकों से सर्वांगीण विकास कैसे संभव हो सकता है? इसी प्रकार हम आते हैं दोषपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में। तो जब हमने पाठ्यक्रम में स्थान पुस्तकों को ही ज़्यादा दे दिया, वो भी आउटडेटेड पुस्तकें हैं, तो शिक्षण विधियों में व्याख्यान पद्धति का अधिक से अधिक प्रयोग करना, शिक्षकों की निरंकुशता, बालक और शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया न होना, और उसमें जो सहायक उपकरण हैं उनके प्रयोग को बिल्कुल ही ध्यान न देना, और जो शैक्षिक विधियों में जो नवाचार हो रहे हैं, जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, छात्रों को सिखाने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं, तो नवाचारी विधियों का प्रयोग न करना, ये शिक्षण विधि को दोषपूर्ण बनाता है। शिक्षण विधि अभी भी प्राचीनतम बनी हुई है। नए नए प्रयोग हो रहे हैं परंतु सभी जगह नहीं हो रहे हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। कुछ एक विद्यालयों में हो रहे हैं जिन्हें आप देखते होंगे कि शिक्षकों ने छात्रों को सिखाने के लिए ये किया। फिर हम बात करते हैं परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन की। हमारी परीक्षा प्रणाली में लिखित अध्ययन, लिखित परीक्षाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उनका भारांक, वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। हम क्या करते हैं, परीक्षाएं ले लेते हैं, उसमें निबंधात्मक प्रश्न दे देते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दे देते हैं, और बालक पुस्तक रट करके उसको लिख देता है। उसे क्या सीखना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में उसका क्या उपयोग होना चाहिए, ये परीक्षा प्रणाली नहीं सिखा पाती है। बस पुस्तकीय ज्ञान को कैसे प्रेजेंट करना है ये आप वहाँ पर सीखते हैं, पुस्तकीय ज्ञान को रट लेते हैं, और फिर बाद में अगली क्लास में जाते जाते वह भूल जाता है। तो जो रटंत्र प्रणाली है वो परीक्षा प्रणाली की ही देन हो गई है। बालक से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। फिर मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन साल भर में एक बार होगा। मूल्यांकन के नाम पर जो खाना पूर्ति होगी, कॉपियाँ भी जो लिखित ढंग से, जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनकी भी कॉपियों में क्या होती है कि व्यक्तिनिष्ठता बनी रहती है। एक ही कॉपी को
कई शिक्षक अलग अलग नंबर देते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है? इसका मतलब वहाँ खाना पूर्ति हो रही है। मूल्यांकन में अभी भी डिवीजन सिस्टम है, वर्ष के अंत में मूल्यांकन होना, ये मूल्यांकन की एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा दोष है माध्यमिक शिक्षा में। फिर बात करते हैं प्रशासन संबंधी समस्याओं की। प्रशासन में एक रूपता नहीं होना इन सभी समस्याओं को जन्म दे देता है। पहले तो प्रशासन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, तो केंद्र भी संचालित करता है और राज्य भी अपनी शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है। एक रूपता नहीं है, उससे क्या होता है, जब एक रूपता नहीं हो पाती है तो प्रत्येक के उत्तरदायित्व तो नहीं बंधे होते हैं, ना केंद्र के न राज्य के। दोनों एक दूसरे पर रोना रो करके एक दूसरे पर जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाल देते हैं। तो उसमें जैसे अभी हम देख लेते हैं कि कुछ निजी विश्वविद्यालय हैं, उनमें अलग निरंकुशता चलती है, वो फीस की मनमानी उगाही कर लेते हैं। और वहाँ पर जब सरकारी विद्यालयों को आप देखते हैं, जैसे यूपी बोर्ड के सरकारी विद्यालय, तो योग्यतम शिक्षक रखे जाते हैं परंतु शिक्षा की गुणवत्ता कम रहती है। वहीं पर जब केंद्र स्तर के विद्यालयों को देखते हैं तो ये छात्रों का जो समरूपता दिखाई नहीं देती। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बालकों और यूपी बोर्ड के बालकों में कहीं भी समरसता दिखाई नहीं देती। तो ये प्रशासनिक अभाव है, जो निरीक्षण करने का अभाव है। पाठ्यक्रम जो कमेटियां बनाई जाती हैं, जो नीति निर्माण किया जाता है, जितने प्रशासनिक कार्यक्रम है, समय समय पर उनका पुनरीक्षण करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और नियंत्रण को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि एक रूपता भी बनी रहे और प्रशासन सब पे उचित तरीके से संभव हो सके। तो यहाँ पर प्रशासन संबंधी समस्या देखते हैं। आर्थिक समस्या, अभी जैसा कि मैंने बताया कि समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, और आर्थिक समस्या राज्य कहता है कि केंद्र से पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है, केंद्र कहता है कि राज्यों को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। तो जब धन ही नहीं होगा तो न तो पढ़ाने के लिए उचित संरचना वाले विद्यालय होंगे, ना उनके छात्रों के बैठने की व्यवस्था होगी, ना उनके लिए सहायक उपकरणों पुस्तकों की सुविधा होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई सारे कारक जो है आर्थिक कारकों से जुड़े हुए हैं। भारत अभी भी विकासशील देश है और आर्थिक समस्या यहाँ पर अभी भी विद्यमान है। और जो धन मिलता भी है तो उसका भी उचित क्रियान्वयन, उचित उपयोग नहीं हो पाता है, राशियाँ लौट जाती हैं, उनमें करने की इच्छा का अभाव है, उनका उपयोग करने की इच्छा का अभाव है, जिससे छात्रों का हित हो सके। निर्देशन एक महत्वपूर्ण कारक है माध्यमिक शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 से 18 वर्ष के बालक, 9वीं से 12वीं तक के बालक, ये जो किशोरावस्था होती है, इसमें निर्देशन का महत्वपूर्ण एक आधार होता है, एक रोल होता है। और इसमें निर्देशन में कैसे निर्देशन होता है? दो तरीके से। एक तो शैक्षिक, जो उनकी शिक्षा से रिलेटेड है, और दूसरा उनका वैयक्तिक निर्देशन होता है कि उन्हें कैसे, किस परिस्थिति में समायोजन, किन गुणों को डेवलप करके समायोजन करना चाहिए। उसी समय छात्र व्यावसायिकता की तरफ बढ़ता है। तो उचित निर्देशन के अभाव में क्या करता है कि छात्र मनमाने ढंग से या अनियोजित ढंग से विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ बीए बीएससी में एडमिशन करा लेता है, जबकि माध्यमिक शिक्षा अपने आप में पूर्ण इकाई है। अगर इसमें उचित व्यावसायिकता, वोकेशनलाइजेशन किया जाए तो छात्र यहीं से अपना जीविकोपार्जन आरंभ कर लेता है। तमाम छात्र 10वीं के बाद आईटीआई में सेलेक्ट होकर के और बहुत अच्छी जॉब पा जाते हैं, बहुत अच्छा धनोपार्जन करते हैं। तो वो निर्देशन उन्हें मिलता है। जिनका रुझान उच्च शिक्षा की तरफ नहीं होता, अगर सही निर्देशन मिल जाए तो माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। फिर होता है योग्य शिक्षकों का अभाव। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षण के क्षेत्र में जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, अभी आपने देखा कि NIOS द्वारा DLED करा दिया गया, तो उसमें देखा कि कोई भी गुणवत्ता नहीं है। या जो निजी विद्यालय चला रहे हैं शिक्षक प्रशिक्षण में, तो उनकी भी गुणवत्ता नहीं है।
इसमें क्या होता है कि शिक्षक शिक्षण विधियों से अपरिचित होते हैं, घर बैठे उन पाठ्यक्रमों को पूर्ण कर लेते हैं। दूसरा जो बात करते हैं निजी विद्यालयों में शिक्षकों की, तो वहाँ पर वह धन कम से कम शिक्षकों को देना चाहते हैं और उसमें क्या होता है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को रख लेते हैं अपने यहाँ। तो इसमें भी प्रशासन का वो रोल हो जाता है। सब में शिक्षण नियुक्तियों में अलग अलग नियम है, निजी विद्यालयों के लिए अलग है, सरकारी विद्यालयों के लिए अलग है, केंद्रीय विद्यालयों के लिए अलग है। तो हमारे यहाँ शिक्षा में जो एक प्रशासनिक समस्या है, जो एक रूपता नहीं है, अभी भी निजी विद्यालय हैं तो वहाँ पर अनट्रेंड शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ छात्रों का नुकसान होता है। तो हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षा में कई सारी समस्याएं और भी हैं, परंतु आप इन सब में सबको समाहित कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उन्हें आप हमसे पूछ सकते हैं। जो बातें नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।